कल हमने आपको मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम ममालिक के बीच जो कुर्बतें बढ़ रही हैं इसका बताया था। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कहा कि इट्स अ विशफुल थिंकिंग, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। हमसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम हर बात रेफरेंस के साथ लगा रहे होते हैं, वो भी दुनिया के टॉप के मीडिया आउटलेट्स में से। अगर किसी को डाउट है हमारी इस रिपोर्टिंग पे तो काइंडली चेक कर लिया करें। हमारी हर न्यूज़ के सामने आपकी स्क्रीन पे एक लिंक चल रही होती है और बड़े मारूफ मीडिया आउटलेट्स की लिंक चल रही होती है, आप वहां पर जाके उनको पढ़ लिया करें। खैर जनाब, सऊदी के तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, शाम सबके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तेजी के साथ बेहतर हो रहे हैं। कल रात इमरान खान भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये सऊदी अरब पहुंचे और इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले से ही वहीं मौजूद हैं और उन्होंने ये बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, बड़ा ब्रेव किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी की जियोग्राफी का दिफा, उसकी प्रोटेक्शन हम करेंगे और मक्का और मदीना की हिफाजत भी हम करेंगे। ये बयान इसराइल समेत कई उसके जो एलाइज हैं इनको मैसेज था कि ये मत समझिएगा कि मिडिल ईस्ट में आपके पास न्यूक्लियर हैं, आप न्यूक्लियर रख के बैठे हुए हैं तो आप यहाँ के दादा बन गए और यहाँ की पॉलिसीज बनाएंगे। सऊदीज ऑलरेडी हैव न्यूक्स पाकिस्तान की शक्ल में, और वो भी किसी से कम मिलिट्री पावर नहीं रखता सऊदी अरब। अच्छा, जनरल बाजवा की ये बातें सिर्फ लफाजी नहीं है। कोई ये कहे कि ये सिर्फ लफाजी है, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, तो ये नहीं है, इस तरह नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज पहले से ही सऊदी अरब के अंदर बड़ी तादाद में डिप्लॉयड है। तो अमेरिका के बैनर के नीचे ही सही, मगर ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रही है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, इसको सबोताज करने की कोशिशें सिर्फ इसराइल ही कर सकता है, जिसको ईरान अरब दोस्ती सूट नहीं करती। ये उसके लिए मज़ेदार किस्म की बात नहीं है कि उसके दो दुश्मन एक हो जाएं। इसलिए उसने खुद भी कुछ अर्सा कबल अरबों के साथ अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन का कार्ड खेला था और इसी सिलसिले में बांग्लादेश को अप्रोच किया जा रहा था। आपको याद होगा कि अरब भी हमारे साथ मिल रहे हैं, आप भी मिल जाएं, लेकिन बात बनी नहीं और अब इसराइल के खिलाफ नहले पे दहला खेला गया है। इसराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में इररिलेवेंट हो चुका है और साथ ही इररिलेवेंट हुआ है उसका जिगरी यार मोदी। इंडिया और सऊदी के ताल्लुकात इतने खराब हो चुके हैं मोदी जी के आशीर्वाद से कि अब इंडिया ने अपनी ऑयल की जो फर्म्स हैं, जो ऑयल वहाँ की परचेज कर रही होती हैं, इनको क्लियरली कह दिया है कि आइंदा आप सऊदी से तेल मत खरीदें, अमेरिका अंकल से खरीदें। ये हाल है। यहाँ इंडिया ने अनाउंस किया, उधर चीन ने कंसीडर करना शुरू कर दिया कि वो सऊदी से ऑयल की खरीदारी बढ़ाने जा रहे हैं। वैसे भी इंडिया के मुकाबले में चीन बहुत बड़ा परचेजर है ऑयल का, इंडिया उसके मुकाबले में बहुत छोटा परचेजर है। मोदी जी ने ईरान को पाकिस्तान से तोड़ने के लिए वहां चाबहार में इंडियन टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए फूंक दिए, लेकिन अब उसी चाबहार से इंडिया आउट है और चीन इसको भी डेवलप कर रहा है। और ईरान से भी चीन ने अगले 25 साल तक डिस्काउंटेड रेट पे तेल लेने का मुआहदा कर लिया है, अगले 25 साल तक। देखें, ये जो मुल्कों की दोस्तियां होती हैं और दुश्मनियां होती हैं, ये फ्री की नहीं होती, इसमें पैसा लग रहा होता है और ठीक ठाक पैसा लग रहा होता है। पैसा या फिर स्ट्रेटेजिकली आपके पास अहम कार्ड्स होना जरूरी है टू अट्रैक्ट अदर कंट्रीज। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के पास क्या है? जियोग्राफिकली इंडिया कोने में पड़ा हुआ एक मुल्क है जो कि दो ऐसे मुल्कों के पास लॉक्ड है, बिल्कुल लॉक हुआ पड़ा है, जिनसे इंडिया ने 4 जंगें लड़ी हुई हैं अब तक, और इस वक्त तक भी 2 फ्रंट वार का खतरा इंडिया जताता रहता है। तो जियोग्राफिकली इंडिया की पोजीशन एक जेल से ज्यादा है नहीं, अनलाइक पाकिस्तान जो कि कई लैंडलॉक्ड मुल्कों के लिए गेटवे है सी पोर्ट्स तक, और चीन का अल्टरनेट रूट भी है स्ट्रेट ऑफ मलाका को कट ऑफ करके। उधर इसराइल की भी लोकेशन कुछ ऐसी ही है मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी इंडिया की तरह है उसकी लोकेशन भी। मिडिल ईस्ट के आखिरी कोने में पड़ा हुआ एक मुल्क है, जियोग्राफिकली वो भी इररिलेवेंट किस्म का मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, यानी दूरबीन से आपको नजर आता है मैप पे। तो जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस इन दोनों मुल्कों की है नहीं। वहां इंडिया में भी इंडिया को छोड़ के इंडिया एज अ ब्रांड डेवलप नहीं किया गया, लेकिन मोदी एज अ ब्रांड डेवलप किया गया और मोदी को आगे लाया गया। ट्रंप के दौर में यह सब होता रहा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की शक्ल इंडिया एज ए स्टेट नहीं बल्कि मोदी बन गया। वहां इसराइल में भी इसराइल से ज्यादा नेतन्याहू वहां की फॉरेन पॉलिसी का फेस बन गया। ट्रंप के साथ मोदी और नेतन्याहू के जाती रिलेशंस बन गए, जाती उनकी दोस्ती बन गई, हत्ता कि इलेक्शन कैंपेन चलाने तक मोदी साहब अमेरिका पहुंच गए थे कि मेरे जिगरी दोस्त को जितवाओ मित्रों, अब की बार ट्रंप सरकार।
अब आप नतीजा उसका देख रहे हैं कि दोनों लीडर इररेलेवेंट हो गए हैं जैसे ही अमेरिका में सरकार बदली है। अब वो रियासतें ऊपर आ रही हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी एज ए स्टेट सेट कर रही थी। अच्छा जी, अब जो बाइडन से तलाक के बाद नेतन्याहू ने नया पैंतरा बदलना शुरू किया है, नया ड्रामा शुरू किया है। अब इसने दुनिया के मंजरनामे से मोदी जी की तरह कट ऑफ होने के बाद एक नई कोशिश की है कि किसी तरह से मैं रेलेवेंट बनूं। अमेरिका से ईरान न्यूक्लियर डील और अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन का तोहफा मिलने के बाद नेतन्याहू गया है प्यूटन के पास। जी हाँ, प्यूटन के पास। और उसने प्यूटन से राब्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्यूटन, अमेरिका का दुश्मन, जिसको अमेरिकी सदर जो बाइडन कुछ दिन पहले कातिल कह चुके हैं, वो प्यूटन इसको नेतन्याहू अप्रोच कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को बाइडन से लिफ्ट नहीं मिल रही मोदी की तरह। अच्छा, इंडिया को लिफ्ट मिल रही है, वैसे ये बात याद रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया को कट ऑफ कर दिया है अमेरिका ने, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका और मोदी के बीच तलाक हुई है, इंडिया और अमेरिका के बीच तलाक नहीं हुई। अभी तो अमेरिका ने इंडिया में फौजी अड्डे बनाने हैं चीन के खिलाफ, अभी तो बहुत कुछ करना है अमेरिका ने इंडिया के अंदर आकर। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी अहम नहीं है, इंडिया अहम है अमेरिका के लिए। ऐसे ही इसराइल अहम है अमेरिका के लिए, नेतन्याहू अहम नहीं है। इस पे दोनों भाई नेतन और नरेंद्र परेशान हैं। नेतन्याहू ने कॉल की है प्यूटन को और कहा है कि ये जो आपका फटा चल रहा है यूक्रेन के साथ, सरकार हम इसको हल कर लेंगे, ट्रस्ट ऑन मी, मैं इसको हल करूंगा, आई विल डू इट फॉर यू। हमारे राब्ते हैं यूक्रेन के साथ, हम ये मसला आपको हल करके देते हैं। उधर अमेरिकी बैठे देख रहे हैं कि मसला हमारा और रूस का है यूक्रेन में, और फुदक ये बंदा रहा है बिला वजह। प्यूटन ने भी हाँ ये सब कहकर नो लिफ्ट करवाई है, ज्यादा प्यूटन ने ध्यान नहीं दिया। अब जब रूस की मीडिया ने नेतन्याहू की ऑफिस से राब्ता करके मजीद डिटेल्स मांगी है कि भाई ये क्या चवल मारी है आपने, तो जवाब आया है कि आप कौन यूक्रेन, कौन प्यूटन। हाँ, हमारी बात हुई है प्यूटन से, लेकिन इससे ज्यादा हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते, बाइडन नाराज हो जाएंगे। तो ज्यादा डिटेल्स नेतन्याहू की ऑफिस ने रूस की मीडिया को दी ही नहीं इस पे। लेकिन नेतन्याहू की ये कोशिश ऐसे ही है जैसे आखिरी ओवर में 6 बॉल पर 36 रन चाहिए हों और जिम्बाब्वे का कोई टैलेंडर बैटिंग कर रहा हो, 11वां खिलाड़ी जो भी डेब्यूट पे हो, यानी जिसका पहला मैच हो, वो भी टैलेंडर हो और 36 रन करवाने हो उससे, और हर बॉल पर वो बंदा स्लॉग मार रहा हो इस उम्मीद पे कि वो 36 रन कर पाएगा 6 बॉल पे, लेकिन बॉल बैट से 1.5 फुट दूर गुजर रहा हो। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो अभी 2 साल में चौथी बार इलेक्शन हुए थे इसराइल में, जिसमें नेतन्याहू 28 दिन के विंडो में, 28 दिन के टाइम पीरियड में हुकूमत बनाने में, मेजॉरिटी लेने में नाकाम रहा है वहाँ के लॉ के हिसाब से। इसके बाद अब वहाँ जो नेतन्याहू की मुखालिफ पार्टियां हैं, इसराइल के सदर ने उनको 28 दिन दिए हैं कि तुम्हारे पास 28 दिन है, अब तुम हुकूमत बना के दिखाओ और अक्सरियत ले पाओ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है इसराइल में, ये हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर क्या होने जा रहा है, नेतन्याहू जाएंगे अपने प्रेसिडेंट के पास शोले फिल्म का सांभा या कालिया बन के, और अपने गब्बर सिंह यानी अपने प्रेसिडेंट से कहेंगे कि सरदार आपने मेरा नमक खाया है, मुझे कुछ टाइम और दे दें हुकूमत बनाने के लिए, रिक्वायर्ड 61 सीटें यानी मेजॉरिटी लेने के लिए। देखें 52 तो मेरे पास है ना, सिर्फ 7-8 सीटों की तो बात है। लेकिन गब्बर यानी उनका प्रेसिडेंट गालिबन यही कहने जा रहा है कि नहीं सांभा, तुम्हें मैंने इतनी फेवर दी हुई है कि अब मेरे पे सवाल उठ रहे हैं कि ये हमारा हुकूमत का प्रेसिडेंट है या नेतन्याहू का खुद का प्रेसिडेंट है। इसलिए वहां का प्रेसिडेंट नेतन्याहू को कहने जा रहा है कि अगली कोशिश तुम्हारे राइवल्स करेंगे, जो डर गया समझो मर गया। नेतन्याहू इस वक्त आर्जी तौर पर कुर्सी पे बैठा हुआ है। जैसे ही उसके अपोजिशन पार्टियां 61 नंबर्स पूरे कर लेती हैं, 61 सीटें ले लेती हैं, अक्सरियत बना पाती हैं, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर वहां पर आ जाएगा। नेतन्याहू अपनी बारी ले चुका है 28 दिन की, और उसमें वो अक्सरियत हासिल करने में, प्राइम मिनिस्टर बनने में नाकाम हो चुका है। तो ऐसे कमजोर हुक्मरान की बात को आपको क्या लगता है कि प्यूटन जैसा शातिर दिमाग वाला लीडर ज्यादा सीरियस लेगा कि इस बंदे के पास खुद के पास चंद दिन बचे हुए हैं, इसके बाद ये पता नहीं जेल में होगा या रेल में होगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसकी बात को प्यूटन सीरियसली लेगा? तो जनाब, नेतन्याहू इस वक्त मोदी जी की तरह मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अलबत्ता मोदी जी के पास 2024 तक का टाइम है, लेकिन नेतन्याहू के पास टाइम खत्म हो चुका है एज ऑफ नाउ। और कोविड क्राइसिस ने मोदी जी की पॉपुलैरिटी की धज्जियां उड़ा के रख दी हुई हैं। 24 घंटे पूरा इंडियन मीडिया मोदी जी करता रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी धड़ाम से जमीन पे आके गिरी है, और मोदी जी इस वक्त खामोश हैं बिल्कुल।
और इस वक्त खामोश वो इस वजह से हैं क्योंकि 2024 अभी दूर है। मोदी जी को लगता है कि ये 1-2 साल मेरे गुजर जाएं, यानी 2021 चल रहा है, 2022 के एंड तक भी जब कोविड थोड़ा सा स्लो होगा तो दोबारा ये एक्टिव हो जाएंगे और 2024 से पहले पहले वो कुछ नए पैंतरे बना के, नए फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करके और एक बार फिर से अपनी इमेज बढ़ाने के चक्कर में होंगे। ये इस वक्त मोदी जी का माइंड सेट है और इसी वजह से मोदी जी इस वक्त बिल्कुल आपको चुप नजर आते हैं। उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं जाता क्योंकि मोदी जी लीडर नहीं है, सियासतदान है। सियासतदान अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी इस वक्त उनके पास मौका नहीं है। इस वक्त मौका है चुप रहने का तो वो चुप है क्योंकि कोविड के हवाले से गवर्नेंस उनके पास है नहीं। जैसे ही ये क्राइसिस गुजर जाएंगे वो एक बार फिर से सामने आएंगे खुल के और एक बार फिर से वोट लेने की कोशिश करेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करा के या इस तरह की दूसरी कोई ड्रामे करके, जैसे 2019 में इलेक्शन से कुछ ही पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा किया था पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा, और उसी बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन जीतेंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा करने के चक्कर में है।